वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज है हमारी क्लास नंबर थर्ड। यहाँ पर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और साइकेट्रिक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जिनका 28 तारीख को एग्ज़ाम है, 28, 29 और 30 को, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आफ्टर दैट मैं बता दूँ कि NVS के भी एग्ज़ाम है जो फीमेल के लिए ही ओनली यहाँ पर एप्लीकेबल रही हैं। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था उनका भी पेपर है। और अपकमिंग टाइम में बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाला है 4500 प्लस वैकेंसीज़ के लिए। यूपी में एग्ज़ाम है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपके लिए जो एक सीरीज़ लाई जाने वाली है, तो वो सीरीज़ आ चुकी है। आप लोग उसको डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस सीरीज़ PDF जिसके भी थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बुक्स के थ्रू, बुक्स सभी आपको 30 अप्रैल तक आप लोग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। आफ्टर 30 अप्रैल को इवनिंग से आपकी बुक्स ऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग इन सीरीज़ या PDF मटेरियल को ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से है कि आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यस, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी PDF या सीरीज़ रहेंगी वो आपको इस तरीके से होंगी। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे वो आपको इस तरीके से होंगी। तो यहाँ पर 5 करके पूरे मॉडल पेपर्स हैं जो स्प्लिट किए गए हैं, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर 43 मॉडल पेपर हैं, इसी फॉर्मेट पर हैं। तो आप जिनका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, 1000 वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको ऐड किए गए हैं, वो इस तरीके से होंगे। और सभी के चार्जेस मिनिमल कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुक्स भी ऑर्डर करना है। जो लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो 30 तारीख से कर सकते हैं। जो भी लोग इन सीरीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं, इसका चार्ज ओनली 299 रुपीज़ है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो लोग त्रिपुरा या अदर स्टेट CHO NHM की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि बुक ऑर्डर करते हैं, ऑन दैट टाइम आप बुक ऑर्डर करते हैं, सीरीज़ लेते हैं, तो आपको दोनों ही डिस्काउंटेड प्राइस में अभी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इसको, जो भी लोग डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, तो बुक मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत कम प्राइस है जो आपको मिल जाती है। लेकिन PDF में भी आपको यहाँ पर मान के चलिए सीधा 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और जो लोग ऑल इंडिया CHO NHM के पेपर्स या DHS लेना चाहते हैं, तो उनमें भी आपको अभी चार्जेस ओनली 300 रखा गया है। यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आपके लिए, यहाँ पर जो भी लोग इन मटेरियल्स को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द, तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं, यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है? सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं, इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में। कहाँ पर? रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम कहेंगे। तो स्पाइन में इंट्राथेकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो। तो क्या कहलाते हैं? इंट्राथेकल इंजेक्शन। वे कहाँ पे लगाए जाते हैं? स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। तो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसु करना। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरम्फामाजिन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जिसका यूज़ किया जाता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है, आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीज़न से। तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सूसू। लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जिसका यूज़ है जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग? इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन। ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट इज what should you monitor when a patient taking high dose of acetaminophen over a prolonged period? यदि पर्सन लंबे टाइम तक एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे? पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन? तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं। तो यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन एलएफटी है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासीटामोल हो गई, ये क्या करती हैं? लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनके बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं हम, जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो एसिटामिनोफेन है या डोलो हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स इन नोड्स आर फाउंड इन। जो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स नोड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में? तो यहाँ पर कहा है रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स जो नोड्स टाइप से पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें? हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लेक्यूलर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्टिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म ही है। इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल हैं वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स हैं बनती किस में है? जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ होता है, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है। कब होगा? जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी? बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स हैं। तो हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्ट्रेनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट। यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो पाए? लिमिट द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड, या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज ए नर्स क्या कर सकते हैं? आप ऐसे केस में उस पेशेंट को, ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रॉवल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रॉवल सिम्टम है? ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के? डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रॉवल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो करेगी, वो कहलाता है विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रॉवल सिम्टम है अल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी, लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करेगी, तो वो क्या कहलाएगा? विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें? सीवियर अल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूज़न होना, उसको हेल्यूसिनेशन होना। डेलीरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने
2 या फिर 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो हाथ पैर कपेंगे आपके, हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेलुसिनेशन होंगे, तो ये सब क्या है यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था अल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है, डाइसल्फाम। नेक्स्ट वन इज a chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used for patient? एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है। तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है ये कहलाएगी प्रोजेक्शन। अपनी चीज़ किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, तो क्या है? प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? HCG हार्मोन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन। तो कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? की जा रही है अपेंडिक्स में परफोरेशन के बाद, तो वो होगा पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनियम कैविटी है तो वहाँ पे क्या होगा? पस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स जब बस्ट होगी आपके लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होंगे और ये बैक्टीरिया जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ जो पेरिटोनियम कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को अफेक्ट करने का काम करेगा। और इन्फेक्शन, यदि अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन पूरे जो बैक्टीरिया हैं पूरे में फैलते हैं तो क्या कॉज करेंगे? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, कौन सा कैन्यूला यूज़ करेंगे आप उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए? कैजुअलिटी है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो यहाँ पे जो कैन्यूला यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का कैन्यूला। कौन सा? ग्रीन कलर का कैन्यूला। ग्रीन कलर के कैन्यूला से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है जो कि 18 गॉस का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रॉमा, सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन हो उस केस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। और येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का जनरली 24 गॉस का होगा, तो ये पीडियाट्रिक्स में या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली इन सीन विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकियोलाइटिस किस एज ग्रुप के बच्चों में मेनली देखने को मिलेगी? 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर या फिर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा? जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा
दो पार्ट डिवाइड हुए तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। लेकिन ब्रोंक्योलाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर है इसमें इन्फेक्शन होता है वो कहलाएगा ब्रोंक्योलाइटिस। तो इन ब्रोंक्योलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जिसको हम कहते हैं आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा ब्रोंक्योलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज Which of the following immunization should be given to a child who is HIV positive and immune compromised? कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो, HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो मतलब वीक हो? MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे? जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन है जिस पर्सन की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो उसमें हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी? IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफ, 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? कोलेरा, टीबी, पर्ट्यूसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कोलेरा के लिए तो राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका, टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे, पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर बूफिंग कफ क्या है यहाँ पर 100 दिन की खांसी है जिसमें बार्किंग कफ देखने को मिलेगी। बार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज़ होगी, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा और ये कुछ ही दिनों में कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में 2000, 1500 या फिर 400? जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml। कितना? 500 ml। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो इनमें सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा? डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया? तो सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है, साइकेट्रिक समस्या क्या है? तो वो कहलाएगी यहाँ पर क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उसको कि सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज़ कम्पेयर टू आप डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलता। साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे आपका? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्रग दैट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। OCD वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि OCD होगा कैसे और है क्या चीज़। वो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कि OCD को आप कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अमोक्सापाइन से, डॉक्सिपिन से, फ्लॉक्सिटिन से कि डोथिपेन से? कौन सी मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी OCD को ट्रीट करने के लिए? तो OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन नाम की मेडिसिन यूज़ की जाएगी। क्या है? फ्लॉक्सिटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, SSRS कैटेगरी की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है और इसका यूज़ है जो OCD हो गया, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन को यूज़ किया जाता है और ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं मिलती हैं। जितनी भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लॉक्सिटिन है इसका ब्रांड नेम प्रोजेक और सेराफेम नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल
हो सकती है, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? OCD के लिए, जो कि SSRS कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज अगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो अगोराफोबिया में किससे डर लगेगा आपको? स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से कि ओपन स्पेस से? तो एगोराफोबिया में जो फियर लगता है वो होता है ओपन स्पेस से। ऐसा डर लगना कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर खुले में खड़े हुए हैं और आपको डर लगने लगे तो वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जा रही है, यदि इसी होली की भीड़ में आप फंस जाएं, आपको जो फियर होगा, जो पहने का लगेगा, वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटसेज। कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी माँ से बच्चे को? वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाएगा माँ से बच्चे में HIV को रोकने के लिए। इंडिनाविर, लेम्यूविडिन, नेविरापाइन या फिर जिडोविडिन। तो ART जो ड्रग यूज़ की जाएगी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग रहेगी, जो जिडोविडिन भी यूज़ होती है और नेविरापाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है कि माँ से बच्चे में ना जाए, तब आप कौन सी ड्रग अपनाएंगे? जिडोविडिन की नेविरापाइन। तो ऐसे केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या? नेविरापाइन। क्या होगा? नेविरापाइन। नेविरापाइन दी जाएगी कब? बच्चे को दी जाएगी ताकि माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। इसी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नेविरापाइन है जो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसके कारण ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो वो क्या है? बैग ऑफ वाटर है, सर्वाइकल सीक्रेशन है, ब्लडी सो है या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइना है। तो सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना एक प्लग के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सो। क्या होगा? सो। नेक्स्ट इज पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन अकरिंग एवरी 15 मिनट्स रेफरेंस। तो पेनलेस एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पर 15 मिनट में फिर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, ऑसिएंडर साइन, ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन की नन ऑफ द अबव। तो यदि हर 15 मिनट में पेनलेस यूटेराइन एब्डोमिनल पाल्पेशन के कारण एब्डोमिन के यहाँ पे आपको फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कंटिन्यूस नहीं आते जाते, 15-15 मिनट का भी शुरू में गैप रहेगा, लेकिन आगे जाके 15 मिनट का गैप भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ये कहलाएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। Which of the following site is recommended for adult as a safe site for the majority of intramuscular injection? कौन सी है जो सेफ साइट होगी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, वो भी एडल्ट पर्सन में? वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, डॉर्सल ग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस। तो कौन सी साइट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप दे सकते हैं एडल्ट पर्सन में? तो एडल्ट में है जो वेंट्रोग्लूटियल में। कहाँ पे? वेंट्रोग्लूटियल रीजन में। यदि बात की जाती है यहाँ पर इन्फेंसी पीरियड की, तब कहेंगे हम वास्टस लैटरलिस साइट में। कहाँ पर? यदि इन्फेंट में पूछें IM इंजेक्शन तो वो वास्टस लैटरलिस, लेकिन यदि एडल्ट में पूछें तो कहाँ पे? वेंट्रोग्लूटियल साइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग में आता है, कई बार आया हुआ है, और जो चारों ऑप्शन दिए हुए इनमें से भी इवन एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन है आपके लिए, when a nurse enters the patient room for the administering medication, she noticed that the patient food remained on the table. Helping the patient is providing food and then administering the medication is an act of। तो यहाँ पर नर्स पेशेंट के रूम में एंटर होती है, देखती है उसको मेडिकेशन लगाना है नर्स के लिए, लेकिन नोटिस करती है कि पेशेंट का जो खाना है वो टेबल पर ही ज्यों का त्यों, उसने कुछ भी नहीं खाया है। पेशेंट की हेल्प करेगी खाना खिलाने में, एंड देन आफ्टर फूड के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे मेडिकेशन करेगी। तो ये क्या है? बेनिफिशियंस है, मालफिशियंस है, नॉन मालफिशियंस है कि अकाउंटेबिलिटी है? तो यहाँ पर तो सीधा से क्या है? बेनिफिशियंस है। क्या है? बेनिफिशियंस, क्योंकि वो हेल्प ही कर रही है।
नॉन मालफिशियंस का मतलब इट मीन्स टू डू नो हार्म्स। क्या है? टू डू नो हार्म्स मतलब मालफिशियंस, सॉरी नॉन मालफिशियंस। और मालफिशियंस का मतलब है कि हार्म पहुंचाना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आंसरेबल, कोई भी क्वेश्चन जवाब आपसे करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम में। नॉन मालफिशियंस, नॉन जुड़ गया मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मालफिशियंस मतलब नुकसान पहुंचाना, बेनिफिशियंस मतलब आप उसकी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट वन, व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ टू मच सोडियम में अकर, देयरफॉर द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर। यदि हीमोडायलिसिस किया जा रहा है किसी पर्सन का, तो यदि सोडियम का लेवल है जो बहुत ज़्यादा रिमूव हो गया डायलिसिस के कारण, तो यहाँ पर आप क्या असिस्ट करेंगे? मसल क्रैम्प्स, चॉबस्टिक साइन, इंक्रीज टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दी अबव। जब भी सोडियम का लेवल बहुत कम बचे आपकी बॉडी में, क्योंकि हीमोडायलिसिस के कारण ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, बीपी लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे? मसल क्रैम्प्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मसल क्रैम्प। नेक्स्ट वन इज अ मल्टीपैरस क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट शी इज यूजिंग मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन, डेपो-प्रोवेरा फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज हर इंटेक ऑफ द फॉलोइंग। यदि कोई क्लाइंट है जो, यदि कोई मल्टीपैरस क्लाइंट है, कहता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर, मल्टीपैरस का मतलब 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी डिलीवरी हो चुकी है, तो यहाँ पर मल्टीपैरस क्लाइंट कहती है कि वो डेपो-प्रोवेरा, जिसको हम अंतरा के नाम से जानते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है, एवरी 3 मंथ में अपना शॉट लगवा रही है, तो आप एज अ नर्स उसको खाने पीने में क्या ज़्यादा लेने के लिए कहेंगे? विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक या फिर कैल्शियम। तो जब भी कोई भी वूमेन है जो डेपो-प्रोवेरा शॉट या फिर अंतरा लेती है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप क्या लें अपनी डाइट में? कैल्शियम। कैल्शियम लेने के लिए ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब आप कोई भी हॉर्मोन्स वाली इंजेक्टेबल हॉर्मोन्स आप इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी बॉडी में जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एक टाइम के बाद। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? कैल्शियम रिच डाइट लीजिए ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट किया जा सके। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द मल्टीपैरस वुमेन बिकॉज शी यूज्ड डेपो-प्रोवेरा एंड बिकॉज देयर इज साइट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विद दिस मेडिकेशन। तो यहाँ पर आप यदि हार्मोनल मेडिकेशन लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए आप कैल्शियम लेने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म। एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म का मतलब है कि स्पर्म फिट फैट है या नहीं, किससे पता चलेगा? स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। तो स्पर्म है जो एडिक्वेसी प्रॉपर है या नहीं, तो किससे पता चलेगी? वो चलेगी आपको स्पर्म की मोटिलिटी से। किससे? स्पर्म की मोटिलिटी से। सीमेन वॉल्यूम से आपको स्पर्म के बारे में पता नहीं चलेगा, चलेगा पता, लेकिन आपको यहाँ पे सॉरी, जो सीमेन वॉल्यूम है उसमें आपको उतना एक्यूरेट पता नहीं चलेगा, लेकिन एडिक्वेट सी मतलब एक एक्यूरेट रेंज पता चलेगी से स्पर्म की। किससे? स्पर्म की मोटिलिटी से। तो अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म होते हैं। 1 ml सीमेन कंटेन्स द 15 मिलियन स्पर्म, मतलब 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म तक रहेंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओनली एक ही स्पर्म करेगा, कभी कभी 2 स्पर्म है जो कर देंगे, तब ट्विन प्रेगनेंसी या फिर जाइगोटिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। तो यदि ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा होता है, सबसे कॉमन साइट कौन सी? अओर्टा, SBC, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कौन सा है जो कॉमन साइट है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के लिए? तो होता है राइट वेंट्रिकल। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल टू द स्टर्नम, प्रॉक्सिमिटी होती है जो राइट वेंट्रिकल से स्टर्नम की, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, ऑल और द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, सभी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है किसी एक को छोड़कर। टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस या फिर पैंक्रियाज।
टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, बोन मैरो है, लेकिन पैंक्रियाज नहीं होगा। क्या है? पैंक्रियाज नहीं होगा। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोइड सिस्टम एक ऐसे या फिर हम ये कहते हैं ऑर्गन सिस्टम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों काम करते हैं एक साथ। सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम दोनों एक साथ काम करेंगे। तो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पर जो ऑर्गन होंगे वो होंगे बोन मैरो होगा, स्प्लीन होगा, थाइमस एक ऐसी ग्रंथि जो एज के साथ साथ विलुप्त होती जाती है, लिम्फ नोड्स होंगे और टॉन्सिल्स होंगे। तो ये क्या हो गए? ये सभी हो गए आपके लिम्फेटिक ऑर्गन। लेकिन जो नहीं है वो होगा यहाँ पर कौन सा? पैंक्रियाज। नेक्स्ट वन इज कीमो ड्रग्स विल अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू और सेल्स इन आवर बॉडी। कीमो ड्रग्स के कारण बॉडी की कौन सी सेल्स अफेक्ट होंगी? बोन मैरो पर अफेक्ट करेगा, नेल्स पर, ब्लड वेसल्स पर। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है किसी भी पर्सन को तो यहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा या फिर किस पार्ट को टारगेट किया जाएगा कीमोथेरेपी वाली ड्रग के लिए? तो वो होगी बोन मैरो। क्या होगी? बोन मैरो। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाएगा? पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाता है। एक्टिव फेज का मतलब है कि जब सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक, कितना? 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए तब। यहाँ पर ये देखिए हमने पढ़ा कि जो एक्टिव फेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, उसमें क्या किया? पार्टोग्राफ स्टार्ट किया। एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर और ज़्यादा से सर्विक्स डायलेट हो जाती है तब। अब यहाँ पर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, डिसेंट ऑफ फीटल हेड है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, सभी चीज़ें, दैट मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लेबर की प्रोग्रेस को असिस्ट करने के लिए पार्टोग्राफ है जो किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इसकी 3 फेज होती है। फर्स्ट होती है लेटेंट फेज जो कि माइल्ड और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और इसमें सर्विक्स 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। दूसरी होती है 6 से 8 घंटे की होगी, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। फिर आता है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो एक्टिव फेज में क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे, सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। ट्रांजिशनल फर्स्ट स्टेज की जो थर्ड फेज है वो होती है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें सर्विक्स 7 से लेके 10 सेंटीमीटर कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। आफ्टर दैट आती है सेकेंड स्टेज जिसमें बेबी बाहर आएगा। सबसे पहले हेड जिसको हम क्राउनिंग कहेंगे। क्राउनिंग कब होती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फिर आएगा आफ्टर दैट प्लेसेंटा। बेबी एक्सपल्सन के बाद से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक जो स्टेज होती है वो कहलाती है तीसरी स्टेज लेबर की। और यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर, बेबी बाहर आने के बाद से लेकर 30 मिनट के अंदर तक बाहर नहीं आता है तब हम क्या कहेंगे? इसको रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा? रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर बाय मैनुअल व फंडल मसाज के थ्रू या फिर कुछ अदर मैकेनिज्म के थ्रू प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको पार्टोग्राफ समझ में आ गया हो और तीनों स्टेज लेबर की समझ में आ गई हो। तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं फर्स्ट स्टेज से। तो फर्स्ट में मेनली यदि फेज आती है तो आप यहाँ पे याद रखना है लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल। लाभ के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इनका सीक्वेंस है LAT। तो यहाँ पर लेटेंट में क्या होगा? सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे, 0 से 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा। मेनली डायलिटेशन पूछते हैं। एक्टिव में आपको डायलिटेशन पूछेंगे और ट्रांजिशनल भी लास्ट फेज होती है ट्रांजिशनल, जिसमें सर्विक्स पूरे तरीके से डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो परपीरियम कब से स्टार्ट होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस से, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से कि ऑनसेट ऑफ लेबर से। तो परपीरियम पीरियड आपने पढ़ा है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके जो 6 महीने तक का पीरियड होता है, कितना? 6 वीक तक का पीरियड होता है, या फिर हम ये कहें कि 42 डेज का पीरियड होता है, वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो डिलीवरी के बाद से लेके यहाँ पर ये भी आपको आ सकता है प्लेसेंटा की जगह डिलीवरी, क्योंकि लेबर की प्रोसेस में तो सर्विक्स डायलेट होने से लेके प्लेसेंटा के बाहर आने तक की स्टेज इंक्लूड होगी। फिर उस प्लेसेंटा के बाहर आने से लेके जो 42 दिनों का ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा आपका परपीरियम पीरियड।
तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों है, तो आप प्लेसेंटा को मार्क कीजिए, क्योंकि जो स्टेज ऑफ लेबर है वो कंप्लीट होने के बाद से ही परपीरियम पीरियड स्टार्ट होगा। और स्टेज ऑफ लेबर कब कंप्लीट होंगी? जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। तो ये परपीरियम पीरियड कब से स्टार्ट होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से लेके 42 दिनों तक या फिर 6 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। इस परपीरियम पीरियड में माँ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। कुछ रीजन से तब ये नहीं हो पाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? सब इन्वोल्यूशन। स्पेशली जब यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन ऐसी प्रोसेस है, यूट्रस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। इन्वोल्यूशन मतलब क्या है? नॉर्मली यूट्रस प्रेगनेंसी के बाद से लेकर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब यदि किसी रीजन से यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है, तब हम उसको कहेंगे सब इन्वोल्यूशन। और इसका मेन रीज़न है जो होता है वो होता है अटोनसिटी। कुछ अलग अलग केस में अलग अलग रीज़न होते हैं, बट बेस्ड ऑन यदि एक सिंपल केस की बात करें तो यूट्रस मसल्स की जो टोन है उसमें यदि वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तब सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन्वोल्यूशन नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस और जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। परपीरियम पीरियड की कौन सी स्टेज को रिमोट स्टेज कहा जाता है? विदिन 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक, या फिर नन ऑफ द अबव। किस पीरियड को रिमोट स्टेज कहा जाएगा? वो भी परपीरियम स्टेज में, परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर परपीरियम पीरियड में किस स्टेज के लिए रिमोट स्टेज कहा जा रहा है? तो वो कहलाएगी यहाँ पे कौन सी? अप टू 6 वीक्स तक की। कितनी? अप टू 6 वीक की। ये देखिए स्टेज ऑफ परपीरियम। स्टेज ऑफ परपीरियम जैसे अभी आपने फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज की पढ़ी, वैसे ही परपीरियम में मतलब प्लेसेंटा बाहर आ गया है, उसके बाद से जो परपीरियम पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो 6 वीक का टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें 42 दिनों का ड्यूरेशन दिया गया है। तो अब इन 42 दिनों में जो फेज वाइज यहाँ पे बताया गया है, एक होता है इमीडिएट परपीरियम। क्या है? इमीडिएट परपीरियम या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड। तो यहाँ पर द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर ये देखिए जो पार्चुरेशन लिखा है, इसका मतलब होता है कि बेबी की डिलीवरी हो गई है। जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो बेबी सर्विक्स डायलेट होने के बाद से लेके जो बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आया है, वो जन्म देना हो क्या है? पार्चुरेशन प्रोसेस। तो आफ्टर 24 आवर पार्चुरेशन व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में अकर, तो इस टाइम पर एनेस्थीसिया के कारण या फिर कुछ पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो क्या है? इमीडिएट परपीरियम। फिर आता है अर्ली, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ पोस्ट पार्टम पीरियड के पहले वीक को ही क्या कहा गया है? अर्ली। लास्ट आता है रिमोट, विच इंक्लूड द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन थ्रू द 6 वीक पोस्ट पार्टम। तो यही कि रिमोट परपीरियम का मतलब क्या है? जब 42 डेज और 6 वीक अप टू 6 वीक तक है जो पोस्ट पार्टम पीरियड, इसमें पूरे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं, वो कहलाएगी आपकी क्या? रिमोट स्टेज। जो फर्स्ट है यहाँ पर 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो इमीडिएट परपीरियम में आएगा। दूसरी है अर्ली अप टू 7 डेज, तो ये आएगी आपकी किस में? अर्ली परपीरियम में। यदि रिमोट स्टेज पूछें तो अप टू 6 वीक। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? ये है आपका इमीडिएट परपीरियम, सेकेंड ऑप्शन है अर्ली परपीरियम, थर्ड ऑप्शन है रिमोट स्टेज। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि किसी कारण से यूट्रस वापस से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जा पाती है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यूट्रस यदि नॉर्मल से अपने वापस शेप में नहीं जा पाती है, तो वो कहलाएगा सब इन्वोल्यूशन। क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि वापस चली गई, सब इन्वोल्यूशन जोड़ दिया तो मतलब कि वापस से नहीं जा रही है। इसके कुछ कारण होते हैं। ग्रैंड मल्टीपैराइटी मतलब 4 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो गई हो,
ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन ट्विंस एंड हाइड्रोमनियोस, यदि हाइड्रोमनियोस या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो भी, मैटरनल हेल्थ के कारण भी, सिजेरियन डिलीवरी में यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है तो, या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स या फिर रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन मतलब रिटेंड प्लेसेंटा हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं सब इन्वोल्यूशन के लिए, स्पेशली यहाँ पे जो बताए गए हैं वो। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय, तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए, मेटक्लोप्रामाइड, सकिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन, तो ये दोनों मेडिसिन के आपने नाम सुने होंगे, एग्जाम में आपको आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इन मेडिसिन का क्या यूज़ है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए, तो होता है सकिंग, क्या है सकिंग, बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा उतना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट मिल्क आएगा, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, और किस तरीके से लैक्टेशन क्या करेगा, सकलिंग यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लैक्टेशन की 5 स्टेज होती हैं। एक होती है मेमोजेनेसिस, क्या है मेमोजेनेसिस की जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, जब ब्रेस्ट फंक्शनल स्टेट में आए तब। दूसरा लैक्टोजेनेसिस, जब ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क का सिंथेसाइजेशन और सीक्रेशन हो, कहाँ पर एल्वियोलाई में। फिर होता है गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब मिल्क का बाहर आना, जब बेबी सक करेगा तब क्या होगा गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। गैलेक्टोपोइसिस मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, गैलेक्टोपोइसिस में क्या होगा कि जो मिल्क गैलेक्टोकाइनेसिस में बाहर आ रहा है, जब बेबी सक नहीं करता है तो उस टाइम पे मिल्क अपने आप तो बाहर नहीं बहता रहेगा, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करना वो क्या है गैलेक्टोपोइसिस। फिर आती है इन्वोल्यूशन, क्या है इन्वोल्यूशन, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराओ अपने बच्चे को, लेकिन 6 महीने एक्सक्लूसिव रहे। आफ्टर दैट क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वो वापस से एट्रोफी देखने को मिलेगी, साइज है जो छोटा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आप नर्सिंग मदर के यदि बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर के, तो यहाँ पर वो प्रोसेस क्या कहलाएगी इन्वोल्यूशन, जिसमें रिग्रेशन होगा और एट्रोफी देखने को मिलेगी किसमें लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन के लिए वो क्या होगा सकिंग, कि बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट से उतना मिल्क बाहर आएगा। अब मिल्क बनाने के लिए ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या है, यहाँ पर ये देखिए आपको पूछा जा सकता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट टू एल्वियोलाई। तो यहाँ पर ब्रेस्ट एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसाइजेशन कौन करेगा, तो यहाँ पर हेल्प करेगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, एग्जाम में आता है। लैक्टोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, प्रोलैक्टिन। फिर गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस में कौन हेल्प करेगा, मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स जिसको हम कहेंगे, तब करेगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर है, आपको ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, लैक्टोजेनेसिस या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो होगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए तो होगा ऑक्सीटोसिन। का a case of 28 weeks of pregnancy with pain and bleeding diagnosis is, तो यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका क्या डायग्नोस निकल के आएगा, प्रीमेच्योर लेबर, थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी में यदि क्या हो रहा है आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो अब यहाँ पर आपके क्या होते हैं 2 पॉइंट तो साइड हो जाएंगे। फर्स्ट आता है प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी दर्द के साथ ब्लीडिंग नहीं होती है, प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। थ्रेटेंड अबॉर्शन में पेन होगा लेकिन 28 वीक की प्रेगनेंसी तक वेट नहीं किया जाएगा यहाँ पर है, और जल्दी ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। फिर यहाँ पर आता है प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर लेबर में 36 वीक के पहले ब्लीडिंग होगी, एमनियोटिक फ्लूइड भी इवन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है दर्द के साथ में ब्लीडिंग हो, तो वो कहलाएगी आपकी एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा, एक्सीडेंटल हेमरेज। आपको यहाँ पर इसमें इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा, 21 वीक तक वेट नहीं किया जाएगा, इवन 20 वीक्स तक ही हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी कि दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग हो रही है।
फिर आता है प्रीमेच्योर लेबर, तो यहाँ पे 36 वीक के पहले या फिर 36 वीक तक ही होगी जो, तो कहलाएगी प्रीमेच्योर लेबर। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन ब्लीडिंग होगी, लेकिन प्रीमेच्योर लेबर में पहले आपको एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा एक्सीडेंटल हेमरेज। क्लियर है? और जो प्लेसेंटा प्रीविया सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इसका मेन साइन आप याद रखें कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन बिना किसी पेन के, दर्द के। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद है जो विटामिन D3 और कैल्शियम का कितना डोज दिया जाएगा? 1 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट डे फॉर 9 मंथ, या फिर 3 टैबलेट डे फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 महीने तक दी जाती हैं और 2 टैबलेट दी जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट की 2 टैबलेट 6 महीने तक विटामिन D3 के साथ में दी जाती हैं। इस तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। अभी मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि यही आपको दी जाए। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट सभी केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा किसी एक को छोड़कर। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन एफ्टर प्लेसेंटा प्रीविया। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट को स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। और ये कुछ केस में क्या होता है कि यदि किसी में प्रीमेच्योर बर्थ के साइन रहे हो, प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो, या फिर वासा प्रीविया, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें आप ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या रहेगा? यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहेगा। क्या है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी तो नहीं है, किसी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लेके कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर इस टेस्ट के थ्रू पता किया जाएगा कि जो फीटल का वेट है या फिर तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो झेलने की कंडीशन में है या नहीं। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट यदि प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रही हो तब नहीं किया जाएगा। इसके पहले 2 सर्जरी LSCS के थ्रू बेबी हुआ हो तब भी नहीं किया जाएगा, या फिर मल्टीपल जेस्टेशनल रहे हो तब भी नहीं किया जाएगा। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो सर्वाइकल ओस है वहाँ पर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो, जिसके कारण प्रीमेच्योर बेबी तक हो सकते हैं। सर्वाइकल सर्कुलेज के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है, तो इस केस में भी नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो OCT टेस्ट है जो किया जा सकता है, जिसमें एटलीस्ट 3 से 10 मिनट तक, जिसको एक तरीके से हमें कहेंगे निपल इसमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में क्या किया जाता है, निपल स्टिमुलेशन करके चेक किया जाता है कि एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन 3 से 10 मिनट के अंदर आते हैं या नहीं। 3 कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर आते हैं नहीं, तो यहाँ पर ब्रीच प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। बाकी ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं तो इसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वूमेन। ये आपकी नर्सिंग का टॉप का क्वेश्चन है, किसी भी ANM GNM BSc या फिर हर एक एग्जाम में आपको आ सकता है कि हीमोग्लोबिन वैल्यू कितने से कम हो प्रेगनेंसी में, तब हम इसको एनीमिया कंसीडर करेंगे। जब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11% हो, 12% हो, 9% हो कि 13% हो, तो यदि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो तब उस केस को आप एनीमिया कंसीडर करेंगे। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी भर फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट दी जाती हैं ताकि माँ बच्चे दोनों को हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सके, स्पेशली माँ को, क्योंकि ब्लीडिंग होगी डिलीवरी के टाइम पर और माँ को एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो यहाँ पर और ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रेगनेंसी टाइम उसमें भी एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन वैल्यू 9 से कम हो, क्या हो, 9 से कम हो, तब इस केस को आप क्या कहेंगे, एनीमिया। तो अकॉर्डिंग टू WHO के
तो यहाँ पे कंसीडर तो किया जाता है 11 को, कितने को, 11 को कंसीडर किया जाएगा कि जब हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी हो, 11 से कम हो तब कंसीडर किया जाएगा इसको। लेकिन एक इसमें आएगा आपका माइल्ड टू मॉडरेट, यहाँ पे स्टार्टिंग तो होती है आपकी माइल्ड से ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9% को ऐड किया। और WHO की जो टेबल है जो रिलीज़ की गई थी कि एनीमिया कब कंसीडर किया जाएगा, तो यदि हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL हो तब इसको क्या कहेंगे हम, एनीमिया। लेकिन 9 से 11 कितना, 9 to 11 तक होता है तब ये माइल्ड में चला जाएगा आपका, मॉडरेट में 7 to 9, सीवियर में 4 to 6.9 और सीवियर में वेरी सीवियर एनीमिया में लेस देन 4 ग्राम पर DL। ऐसे केस में सीवियर और वेरी सीवियर एनीमिया में टैबलेट काम नहीं करती है, इंजेक्टेबल आयरन आपको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द हाई रिस्क ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एट हाई रिस्क। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, G2P1 A0 L1 38 वीक विथ प्रीवियस LSCS, G1 P0 A0 L0 34 वीक्स विथ प्री एक्लेम्सिया, G1 P0 A0 L0 38 वीक्स एंड हाइट 156 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पे आपको उतना अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको पता होंगी तो आप बता सकते हैं कि किस केस में चांस रहेंगे। तो यदि पहले LSCS हुआ हो, 38 वीक की प्रेगनेंसी हो, एक लाइव चिल्ड्रन हो, प्रेजेंट में एक हो और सेकेंड टाइम आप ग्रेविडा है, तो पहले LSCS हुआ है तो हाई रिस्क में चला जाएगा। प्री एक्लैम्प्टिक है मदर तो भी हाई रिस्क में जाएंगे आप, एक्लैम्प्टिक है तो जाएंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो जाएंगे, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया दोनों रहती हैं तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और यदि माँ को जो बेबी की पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में या नहीं, एमनियोटिक पॉलीहाइड्रोमनियास या फिर हाइड्रोमनियास की सिचुएशन तो नहीं है, तो ये सब हाई रिस्क में जाएंगे। लेकिन G1 मतलब ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, ना उसकी कुछ अबॉर्शन हुए हैं ना लिविंग चिल्ड्रन है, और जो हाइट है अच्छी है 156 सेंटीमीटर 5 फीट से ज़्यादा है लेडी हाइट उसकी, दैट मीन्स क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगा। क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई नहीं होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए आप मैटरनल एज जब 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो, दैट मीन्स टीनेजर प्रेगनेंसी या फिर एल्डरली प्रेगनेंसी। क्लियर है, टीनेजर मतलब एडोलेसेंट पीरियड में 18 साल के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाना, टीनेजर प्रेगनेंसी में आएंगी। यदि क्रोनिक डिसीज़ हो, कोई बीपी बढ़ता हो, डायबिटिक हो, रीनल डिसीज़ या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो तो वो भी हाई रिस्क में जाएंगी। प्री एक्लेम्सिया में हो, एक्लेम्सिया हो, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो, या फिर पहली हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री रही हो यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, इसको हम स्टिल बर्थ कहेंगे, वो हिस्ट्री रही हो तो भी हाई रिस्क में जाएगा। IUGR हो, यदि बेबी ग्रोथ रिटार्डेड हो तब भी रहेगी। मतलब कि मल्टीपल जेस्टेशन 2 से ज़्यादा हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रही हो पहले हिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें यदि रही हो तब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएंगी। लेकिन 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड, 156 सेंटीमीटर हाइट है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो यहाँ पे कोई हाई रिस्क नहीं रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो डिलीवरी के कितने टाइम के बाद इंसर्ट की जाएगी, विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर, विदिन 7 आवर या फिर विदिन 14 आवर। तो PPIUCD को डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ केस में 10 मिनट के बाद ही कर सकते हैं कि प्लेसेंटा बाहर आया उसके बाद, या फिर किसी किसी में 48 घंटों के बाद। फिर यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ट्रांस सिजेरियन सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर डिलीवरी के 4 वीक के बाद भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले PPIUCD 2007 से इंसर्ट करना स्टार्ट की गई थी, इसके पहले इसको इंसर्ट नहीं किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट वन इज
न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो नई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वो कौन सी है? ऑप्शन में है यहाँ पर छाया, माला डी, माला एन या फिर अंतरा। ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नॉन हार्मोनल मतलब जिसमें हार्मोन्स नहीं है और क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, गवर्नमेंट में अवेलेबल है। माला डी है, माला एन है, अंतरा है, लेकिन छाया सेंटोक्रोमन है। यहाँ पर इसमें कोई भी हार्मोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जो नई इंट्रोड्यूस की गई है वो है अंतरा। अंतरा प्रोग्राम के तहत DMPA जो DMPA है 3 महीने में इंजेक्ट की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है। छाया वंस अ वीक की जाती है। ध्यान से देखिए, छाया वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार एक पिल लेना है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए है। जो न्यू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत नई कॉन्ट्रासेप्टिव इंड्यूस की गई वो बताई जा रही हैं कि यदि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछे तो वो छाया सेंटोक्रोमन गवर्नमेंट में अवेलेबल है जो हॉस्पिटल है। अंतरा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नई लाई गई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें क्या है DMPA जो कि हर 3 महीने में इंजेक्ट की जाने वाली इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। छाया पिल में आएगी, नॉन हार्मोनल है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या फिर मिनी पिल जिसको हम कहेंगे होगी लैक्टेटिंग मदर के लिए। क्लियर? और यहाँ पर जो माला डी और माला एन है ये तो आती हैं एग्जाम में आपको। इसमें इथेनॉल लेवोनोजेस्ट्रॉल एंड इथेनॉल एस्ट्राइडल का डोज आपको पूछा जा सकता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है यहाँ पर इसने 2 टाइप की लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लाई थी। कौन सी? माला एन और माला डी। इनके बीच में एक ही सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये है कि दोनों का जो कंपोजिशन है, जो हार्मोनल कंपोजिशन है वो सेम है। लेवोनोजेस्ट्रॉल 0.15 mg और इथेनॉल एस्ट्राइडल 0.03 mg है। माला डी, माला एन दोनों के पैकेज में टोटल 28 पिल्स आती हैं, जिसमें 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रहेंगी, 7 ब्राउन फिल्म रहेंगी जो कि आयरन की फेरस फ्यूमरेट रहेंगी, जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा। अब यहाँ पर एक ही सिंपल सा डिफरेंस है कि माला माला एन फ्री सप्लाई की जाती हैं, जबकि माला डी को 3 रुपये में मार्केट प्राइस पे भी अवेलेबल किया जा सकता है। क्लियर है? इसका एक ही डिफरेंस यही है कि माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि माला डी को 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द What is the term used to define care given to baby who required only initial step of resuscitation? तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब बच्चे को इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन किया जा रहा हो? रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशनरी केयर, पोस्ट रिससिटेशन केयर या फिर नन ऑफ द अबव? तो आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो बेबी को तुरंत रिससिटेट किया जा रहा है, तो जो स्टेप है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशनरी केयर या फिर ऑब्जर्वेशन केयर। यहाँ पर इनिशियल स्टेप होते हैं रिससिटेशन के, वो क्या होते हैं? हीट लॉस प्रिवेंशन। सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, यदि आपने ड्यूटी की हो हॉस्पिटल में, लेबर रूम में, लेबर वार्ड में, तो यहाँ पर जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसका कॉर्ड कट करने के पहले ही उसको पूरा एक टॉवल में रैप कर दिया जाता है। क्यों? ताकि हम बेबी को हीट लॉस से बचा सकें। यहाँ पर प्लेस ऑन वार्मर में रख सकते हैं, ड्राई द न्यूबॉर्न कर सकते हैं, रिमूव वेट टॉवल। सेकंड होता है आपका ओपनिंग ऑफ एयरवे। बेबी का सबसे पहले जो बेबी को जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसको क्या किया जाएगा? सक्सनिंग की जाएगी। एयर वे ओपन करने के लिए सक्सनिंग की जाएगी, और जो सक्सनिंग पहले होगी मुंह में, देन नोज में। क्यों? ताकि जो भी फ्लूइड भरा हो एस्पिरेट ना कर पाए, इसीलिए सक्सनिंग पहले आप मुंह में करेंगे, देन नोज में करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तब इंट्यूबेट करेंगे बेबी को। फिर इन्फेंट का आप ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कलर मतलब अबगार स्कोरिंग पूरा चेक करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन केयर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न? तो फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड कितने दिनों के बाद अपने आप गिर जाएगी? 0 to 3 डेज में, 3 से 5 दिन में, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप से कब गिर जाती है? 3 से 5 दिन के अंदर ही। कैसे? 3 से 5 दिन के अंदर ही।
अब एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बेबी के अम्बिलिकस में लगी हुई है आफ्टर डिलीवरी के बाद, यदि बेबी ने कुछ अपने हाथ से ही कुछ बच्चे इवन डिलीवरी होने के बाद ही इतने शैतानी होते हैं कि वो, या फिर हमें कह नॉटी हो सकते हैं कि वो खुद से ही खींच लेते हैं, जैसे ही उनका टमी पे अम्बिलिकस पे हाथ पड़ा खींच लेते हैं। इवन मैंने खुद ऐसे बेबीज़ देखे हैं हॉस्पिटल में। तो उस केस में आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? तो वहाँ पर ना तो आपको ब्लीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्लीन स्टाइल गॉजेस से ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि घर में आप हैं, मान लीजिए आपके घर में है, आपके बच्चे को आपको लगता है कि ड्राइनेस हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड के वहाँ पे, तब आप क्या करेंगे? CHO में आपको आता है क्वेश्चन। ऐसे केस में आपको वहाँ पर क्या करना है, ओनली आप कोकोनट ऑयल है जो यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर चीज़ें ना तो कोई मेडिसिन लगाएं ना एंटीबायोटिक अप्लाई करें, वो अपने आप जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल डाउन होगी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच बस करना है। नेक्स्ट एंड गोल्डन क्वेश्चन है नर्सिंग का, हर एक एग्जाम में आता है। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर। बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच ब्रेस्ट, या फिर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर। गुड अटैचमेंट साइन में फर्स्ट आता है कि बेबीज माउथ वाइडली ओपन, बेबी अपना मुंह वाइडली ओपन करेगा। लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, जो लोअर लिप पे बाहर की तरफ रहेगा। बेबी का चिन माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा। एरियोला सबसे मेजर, जो सबसे ज़्यादा पार्ट होगा एरियोला का, बेबी के माउथ में होगा। तो ये क्या है? गुड अटैचमेंट साइन होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है तो आप मार्क करेंगे लोअर लिप टर्न इनवर्ड। लोअर लिप पे बाहर की तरफ होगा, ना कि अंदर की तरफ। यहाँ पे इनवर्ड कहा है कि अंदर की तरफ होगा, लेकिन गुड अटैचमेंट साइन में ब्रेस्ट फीडिंग में जो लोअर लिप होता है बाहर की तरफ होगा। ये देखिए गुड अटैचमेंट साइन में नोज क्लोज रहेगी, सकिंग पैटर्न अच्छा होगा। फिर यहाँ पर बेबी का लार्ज माउथ है जो ओपन होगा, बेबी की जो चिन है ब्रेस्ट को टच करेगी। फिर यहाँ पर जब बेबी फीडिंग फिनिश करेगा तो अपने से ही ब्रेस्ट को छोड़ देगा। और पेन फ्री फीडिंग करवा पाएंगे आप, कि ऐसा नहीं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो यहाँ पर पेन फ्री आप क्या करेंगे, फीडिंग करवा सकते हैं। तो गुड अटैचमेंट साइन में मेन यही है कि बेबी का मुंह वाइडली ओपन होगा, लोअर लिप आउटवर्ड होगा, बेबी का चिन टच करेगा ब्रेस्ट को, बेबी का मुंह ज़्यादा एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा। आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे जब आपके पीरियड्स आए तो उस टाइम पर दो ओवम रिलीज हो गए, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन एक ही बार में हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, या फिर फीटस अकार्डियाकस, या फिर फीटस पेपरिकेकस। तो ये क्या कहलाएगा कि जब दो डिफरेंट ओवम एक ही साइकिल में रिलीज होते हैं लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन एक ही बार में हो जाए तो वो कहलाएगा क्या? सुपरफिकेंडेशन। क्या कहलाएगा? सुपरफिकेंडेशन। ये देखिए यहाँ पर। फिर आता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम इन डिफरेंट साइकिल। तो यहाँ पर जो सुपरफिकेंडेशन है, सुपरफिकेंडेशन में क्या होगा कि जो दो ओवम है यहाँ पर एक ही साइकिल में रिलीज हुए, उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन फिटेशन है, सुपरफिटेशन में ऐसा नहीं होगा। दो अलग अलग साइकिल में यहाँ पर कहा है कि फर्स्ट मंथ पीरियड आए, ओवम रिलीज हुआ, आपने इंटरकोर्स किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इवन आपको पता भी नहीं चला। दूसरा टाइम आपका पीरियड्स आता है, आपने सेक्स किया, आपका जो ओवम रिलीज हुआ उसका भी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दो हो गए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे सुपरफिटेशन के केस में जो बेबी होते हैं उनमें इस तरीके से गैप हो गए, 4 वीक का गैप होगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट साइकिल में ओवम रिलीज हुए, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, दो अलग अलग उसमें डिफरेंट साइकिल में। तो यहाँ पर एज भी इस तरीके से होगी। क्लियर है? आपको याद रखना है कि सुपरफिकेंडेशन में एक ही साइकिल में दो ओवम रिलीज होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो बेबी
कि जो एज होगी, जेस्टेशनल पीरियड होगा बच्चों का, वो दोनों सेम होगा, लेकिन सुपरफिटेशन में ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 4 वीक तक का गैप रहेगा ही, क्योंकि एक साइकिल में एक ही ओवम रिलीज हुआ, लेकिन 2 अलग अलग टाइम में आपने सेक्स किया तो फर्टिलाइजेशन होगा जब, तो वो क्या कहलाएगा, सुपरफिटेशन। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, या फिर कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे होगा कि जब लोकेट आउटसाइड द वल्वा, जब कॉर्ड क्या हो, वल्वा के बाहर दिख रही हो तब। क्लिनिकल टाइप होते हैं यहाँ पर, ओवर कॉर्ड में क्या होगा, लाइज इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा, जब यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर हुई हो तब। फिर दूसरा है यहाँ पर कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जो कि आपको यहाँ पर कहा है। फिर आता है कॉर्ड प्रोलैप्स, तो प्रोलैप्स में तो पूरी बाहर ही आ जाएगी, इवन रप्चर्ड मेम्ब्रेन के साथ में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब कब क्लोज हो जाती है, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, बाय 11th डे, या फिर बाय 4th to 5th डे। तो आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने पढ़ा है, आपने क्वेश्चन यही पढ़ा है कि फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एनटीडी होता है। तो कंसीव करने के पहले से ही डॉक्टर क्या कहते हैं कि फॉलिक एसिड की टेबलेट लीजिए। अब यहाँ पे न्यूरल ट्यूब क्लोज कब हो जाती है, तो ये होती है 4th to 5th डे में, कब, 4थे से 5वें दिन में। इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम के पहले ही, या फिर कंसीव करने के पहले ही फॉलिक एसिड को स्टार्ट करवा दिया जाता है। क्लियर। तो इसीलिए न्यूरल ट्यूब क्लोज कब होती है, 4 से 5 दिन में ही, 4th to 5th डे में। नेक्स्ट वन इज द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट। तो सभी केस में आप एंटीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो अपकमिंग बेबी होने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी एक को छोड़कर। हंटिंगटन्स कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एनेन्सेफेली, सब केस में आप एंटीनेटल डायग्नोस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम में आप पता कर सकते हैं, जब जो एनोमली स्कैनिंग होती है उस टाइम पे पता चल जाएगा आपको, डॉपलर स्कैनिंग में पता चल जाएगा, हंटिंगटन कोरिया का भी पता चल जाएगा, एनेन्सेफेली का भी आपको पता चल जाएगा। जो क्या होती है, जब स्कैनिंग की जाती है, इसको हम एनोमली स्कैनिंग कहेंगे, उस टाइम पे सब चीज़ें पता की जा सकती हैं। लेकिन जिस चीज़ का पता नहीं चलेगा वो होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बाकी आप सब चीज़ों को पहले से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज